प्यारे बच्चों, मैं के आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फुल एंड टेस्ट सीरीज इस श्रृंखला के अंतर्गत टेस्ट क्रमांक 47 पर चर्चा कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं पहला प्रश्न आपके सामने कि मार्च 2020 में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को या राष्ट्रीय उद्यान को? वह कौन सी सेंचुरी है या नेशनल पार्क है जिसे केंद्र सरकार ने इको सेंसिटिव या इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित किया है? आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित किया, यानी कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये इस अभयारण्य में, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य में, गंगा डॉल्फिन तथा अत्यंत ही दुर्लभ घड़ियाल पाए जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में वह कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर आपको डॉल्फिन मछली पाई जा सकती है या पाई जाती है, तो आपको आंसर करना है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है अलग अलग एग्जामिनेशंस में। इसी तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि घड़ियालों के संरक्षण को सुनिश्चित करने वाला अभयारण्य कौन सा है, तब आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। पुनः आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो आपको आंसर करना है 1979 वह समय था जब राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य स्टेब्लिश हुआ था। आइए आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रत्यक्ष रूप से एक वर्ष में कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार को या प्रत्येक लाभार्थी को, जो कि परिवार सहित होता है, उसको 6,000 रुपये वार्षिक राशि प्रदान की जाती है, जो कि 2-2 हज़ार की 3 किश्तों के रूप में होती है। और इसका सीधा मतलब यह है कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या कहें कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की योजना के अंतर्गत, यानी कि किसानों के खाते में सीधे प्रत्यक्ष रूप से 2-2 हज़ार रुपये की 3 राशियां डाली जाएगी, और ये कुल मिलाकर कितनी होती है? 6,000 रुपये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी को प्रतिवर्ष कितना लाभ प्राप्त होता है, तो उत्तर है 6,000। पुनः अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि योजना कब आरंभ की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, तो इसका आंसर मिलेगा आपको 1 फरवरी 2019। ये तारीख महत्वपूर्ण है। 1 फरवरी 2019 वह तारीख है जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई थी। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्न है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019, जो कि नवीनतम रिपोर्ट है, इसके अनुसार मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आच्छादित है, अर्थात फॉरेस्ट कवर है? तो इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको 25.14% बच्चों। यह वह प्रतिशत है जो कि आपको दर्शाता है कि मध्य प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल वनों द्वारा आच्छादित है। यह बताया गया है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अंतर्गत। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कुल क्षेत्रफल कितना, तब इसका उत्तर देना पड़ेगा 77,482.49 वर्ग किलोमीटर कुल एरिया है ये। अब 0.49 को हटा दीजिए, मोटा मोटा अंदाज देख लीजिए, 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल या प्रतिशत में 25.14% वह क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत वनाच्छादित है बच्चों। ध्यान रखें, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रतिशत के रूप में 25.14% और कुल क्षेत्रफल में 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। मुझे लगता है कि आप जान चुके होंगे कि ये तथ्य, ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ें। प्रश्न है मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन किस जिले में स्थापित किया गया है? आप सभी जानते हैं कि जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन के रूप में स्टेब्लिश किया गया है, उसे दर्जा दिया गया है, और विशेषकर यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, उनको सुविधाएं दी जा रही है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मदन महल रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्टेब्लिश है, कहाँ पर स्थापित है? आंसर मिलेगा आपको जबलपुर। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस से ग्रसित मरीजों के उपचार के लिए देश की दूसरी, ध्यान दीजिए, देश की दूसरी और मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्टेब्लिश की गई है? कोरोना काल चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि प्लाज्मा का प्रयोग मरीजों के उपचार में किया जा रहा है। इस संदर्भ में इंदौर, जो कि एक प्रकार का एपिसेंटर बन चुका है कोरोना के संदर्भ में, वहाँ पर ही प्लाज्मा बैंक स्टेब्लिश किया गया है, जो कि देश का दूसरा तथा मध्य प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक है। इस चीज़ को अवश्य ध्यान रखें, एमपीपीएससी एग्जामिनेशंस में, व्यापम एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गृह ज्योति योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2019
और अगर तारीख पूछे तो 1 अप्रैल 2019 यह वह तारीख थी जब इंदिरा गृह योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई। इसके अंतर्गत बिलो पॉवर्टी लाइन या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार समूहों को सब्सिडाइज फॉर्म में बिजली उपलब्ध कराने की बात की गई। इसके अंतर्गत यह बताया गया, यह लागू किया गया कि अगर कोई परिवार प्रत्येक माह 100 यूनिट तक बिजली यूज़ करता है तो उसे मात्र 100 रुपये ही बिजली का बिल देना होगा। यह सब्सिडाइज फॉर्म में बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करता है। पुनः इंदिरा गृह योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू की गई है, 1 अप्रैल 2019 से लागू है। इसके अंतर्गत सब्सिडाइज फॉर्म में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या था? तो आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 वॉरियर्स या कोविड-19 योद्धा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की मुख्य थीम थी। और आप यह भी जानते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और बजट के एक दिन पहले ही यह पिछले वर्ष के लेखे जोखे को प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर जारी किया है? आप सभी जानते हैं कि विजन 2035 यह वह श्वेत पत्र है जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के संदर्भ में। प्रश्न क्रमांक 9 पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आप सभी जानते हैं बच्चों कि 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन शताब्दी की 125वीं वर्षगांठ थी। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। देखिए, दिवस पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं और यह करंट अफेयर से भी रिलेटेड है बच्चों। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा 23 जनवरी। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पराक्रम दिवस किसकी जन्म उपलब्धि या जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस के रूप में। ये वही सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत पर मित्र देशों के विरुद्ध या कहें कि इंग्लैंड के विरुद्ध जर्मनी का सहयोग लेकर, जापान का सहयोग लेकर एक सैन्य अभियान आरंभ किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी या कहें कि आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की थी और भारत को आज़ाद कराने का प्रयास किया था। सुभाष चंद्र बोस वही है जिन्होंने त्रिपुरी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गांधी जी के समर्थित प्रत्याशी को पराजित करके अपने दमखम से खुद को एस्टेब्लिश किया था कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में। ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यह प्रश्न करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, जो कि विश्व भर में भूखमरी के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अनाज या भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की लगातार प्रयास कर रहा है, उसे वर्ष 2020 का शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह भविष्य ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? आप जरूर ध्यान रखें, इस प्रश्न का उत्तर है 86वां स्थान है। आप सभी जानते हैं कि 2020 में जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक जो संस्था है उसके द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो जारी किया गया, उसमें भारत का स्थान 180 देशों में 86 नंबर पर है, और जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। इसका यही मतलब है कि भारत में अभी भी भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या के रूप में उपस्थित है। पुनः आगे बढ़ते हैं और नेशनल कमीशंस से संबंधित एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेशनल कमीशंस आपके लिए महत्वपूर्ण है, एमपीपीएससी के सिलेबस में उपलब्ध है, ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कितने क्षेत्रीय कार्यालय के साथ कार्य कर रहा है? आप सभी जानते हैं कि इसकी संख्या है 6, इसलिए आंसर होगा 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, रीजनल जोन्स है, जिसमें महत्वपूर्ण है भोपाल, जयपुर, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर और शिलांग। इसमें भोपाल महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, उसमें कौन सा एक ऐसा कार्यालय है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है? आंसर करना होगा भोपाल। भोपाल एक ऐसा क्षेत्रीय कार्यालय है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए काम कर रहा है। आगे बढ़े बच्चों।
अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार पूछा गया है और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। हम मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस सेगमेंट से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है बच्चों गोंड, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या में मिलेगी आपको भील, दूसरे स्थान पर है गोंड। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। कंफ्यूज नहीं होना है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, उसके बाद है गोंड। वहीं देश की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ये एकदम तथ्यपरक है, आपको ध्यान रखना है कि इस तथ्य को याद करते हुए अपने प्रश्न के आंसर को सही करना है एग्जाम में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के किन भागों में पाई जाती है, तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्वी जिलों में गोंड जनजाति पाई जाती है। बालाघाट, शहडोल, ये वो एरिया है जहाँ पर आपको, छतरपुर, ये वो एरिया है जहाँ पर आपको गोंड जनजाति दिखाई देगी। वहीं भील जनजाति वस्तुतः मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, विशेषकर निमाड़ अंचल में, और इसके अलावा महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में और कुछ क्षेत्रों में राजस्थान में भील जनजाति पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आप देखेंगे कि जनजातियाँ दे रखी है और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम या सांस्कृतिक नामकरण या तथ्य, जैसे कि घोटुल है, भगोरिया हाट है, बेवार है, कर्मा है। अब इसको समझना है बहुत आसान। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि घोटुल क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाली मुड़िया जनजाति घोटुल नामक प्रथा को संचालित करती है। घोटुल एक प्रकार के युवा गृह होते हैं जहां पर युवक युवती कुछ समय साथ रहते हैं विवाह से पूर्व, और एक दूसरे को जानते समझते हैं और यह निर्णय करते हैं कि कौन सा व्यक्ति उनके जीवन साथी की बनने के रूप के लिए उपयुक्त है। फिर घोटुल से आने के बाद वो विवाह संपन्न करते हैं। अगर उनको लगता है कि वो सही नहीं है तो वो विवाह नहीं करते हैं। ध्यान रखें इस चीज़ को, जो मुड़िया जनजाति है वह बुरा नहीं मानती है। आज भी हमारा सभ्य समाज स्त्रियों को या लड़कियों को अपना वर चुनने का अधिकार नहीं देता, परंतु एक ऐसी ट्राइब है जो कि बाकायदा सामाजिक स्वीकृति के साथ अपनी लड़की को, अपने लड़के को यह सुविधा देती है, यह विशेष अधिकार देती है कि वे अपना जीवन साथी खुद चुने। यह काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच है जो कि सभ्य कहे जाने वाले समाज की सोच से काफ़ी ऊपर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है भगोरिया हाट। भगोरिया हाट संबंधित है भील जनजाति से। पुनः भगोरिया हाट होली के कुछ समय पूर्व आयोजित किए जाते हैं, विशेषकर भील जनजातियों द्वारा इसको मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की निमाड़ अंचल, मालवा अंचल के क्षेत्रों में भगोरिया हाट आयोजित होते हैं। यहाँ पर भील जनजाति के नवयुवक तथा नव युवतियाँ पुनः अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, विवाह के लिए एक दूसरे को चयन करने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेवार। बेवार क्या है? बेवार एक प्रकार की जूमिंग कल्टीवेशन है, स्थानांतरित कृषि है। अब पूछा यह जाता है कि बेवार क्या है, तो आपको बताना है जूमिंग कल्टीवेशन है। इसको ध्यान रखिए, इसको कौन परफॉर्म करता है, तो बेगा जनजाति द्वारा बेवार नामक जूमिंग कल्टीवेशन की जाती है। अब बेगा कहाँ के? बेगा चक क्षेत्र के बेगा। आगे बढ़ते हैं। कर्मा। पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजाति विशेषकर गोंड आदि में प्रचलित है कर्मा नृत्य। ठीक है, तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी अंचल में रहने वाली जनजातियों प्रयोग करती है कर्मा नृत्य का। आगे बढ़े बच्चों। प्रश्न है ओरछा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? अब देखिए, ओरछा टीकमगढ़ से संबंधित रहा है, परंतु आप सभी जानते हैं कि कुछ अभी निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग हुआ है, तो ओरछा अब गिना जाएगा निवाड़ी के अंतर्गत। तो ओरछा उत्सव मनाया जाता है निवाड़ी जिले में, ना कि टीकमगढ़ जिले में। मान लीजिएगा अगर टीकमगढ़ और निवाड़ी दोनों आंसर होता तो आंसर क्या लगाना था आपको? निवाड़ी। परंतु अगर निवाड़ी ऑप्शन नहीं होता और टीकमगढ़ होता तब आंसर क्या लगाना था? तब लगाते आप टीकमगढ़। खैर, मुद्दा कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद, ध्यान दीजिए, भोपाल में स्थित कला परिषद या जिसे मध्य प्रदेश कला परिषद कहा जाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी? आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की कला सांस्कृतिक से जुड़ी संस्थाओं की स्थापना वर्ष पूछा जाता है MPPSC एग्जामिनेशंस में, व्यापम एग्जामिनेशंस में, सब इंस्पेक्टर में। तो हम पुनः इसका आंसर देखने का प्रयास करेंगे। भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश कला परिषद या कला परिषद स्टेब्लिश हुई थी 1952 में। इसका आंसर होगा 1952। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद किस वर्ष में स्टेब्लिश हुई? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना हुई है 1954 में, 1954 में। 1952 में क्या हुआ?
मध्य प्रदेश कला परिषद का गठन 1954 में किया हुआ मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। ये दोनों प्रश्न साथ साथ इसलिए रखे गए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो सन में। पहला आएगी कला परिषद 52, फिर 54 में आएगा साहित्य परिषद। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह बताया गया कि इनके परिवार ने, जो कि ग्वालियर से है, सरोद का आविष्कार किया था। अब देखिए, जब इस तरह के प्रश्न आए तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल कॉमन सेंस का प्रयोग करें। जैसे ग्वालियर के महाराज उस्ताद भीमसेन जोशी, अमजद अली खान, माधव होलकर। अब यहाँ पर सरोद शब्द लिखा हुआ है तो आपके कान खड़े होने चाहिए, क्योंकि अमजद अली खान साहब क्या है, प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। आपको कुछ और ना भी पता हो तो आपको कौन सा ऑप्शन आपको लेना है आंसर के रूप में, तो आंसर होगा सी, अमजद अली खान साहब। ध्यान दीजिए, अमजद अली खान साहब जो कि प्रसिद्ध सरोद वादक रहे हैं, ये ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से संबंधित रहे हैं और यह घराना काफ़ी प्राचीन है। ये माना जाता है कि अमजद अली खान साहब से भी पहले 5 पीढ़ियों से लगातार ये परंपरा चली आ रही है सेनिया बंगस घराने में। और ये कहा जाता है कि इन्हीं के घरानों के किसी व्यक्तित्व ने ईरानी वाद्य यंत्र रवाब, ध्यान दीजिए, रवाब को मॉडिफाई किया भारतीय परिस्थितियों या संगीत या मनस्थिति के अनुकूल, और उसे क्या कहा गया, सरोद। क्या कहा गया, सरोद। तो ईरानी जो इंस्ट्रूमेंट था रवाब, उसको मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, सरोद। किसके द्वारा, वही अमजद अली खान साहब के पूर्वजों द्वारा। ध्यान दीजिए कि अगर अभी वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे जो पूछा जा सकता है वो क्या है, अमजद अली खान साहब किस वाद्य यंत्र को बजाने में या किस वाद्य यंत्र में सिद्ध हस्ते हैं, तो आंसर देना पड़ेगा आपको सरोद वादन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उस्ताद आमिर खान साहब कहाँ के निवासी थे। उस्ताद आमिर खान साहब इंदौर से संबंधित हैं, ये आपको पता ही है। अब ध्यान दीजिएगा कि उस्ताद आमिर खान साहब के नाम से कई संस्थान वगैरह भी चल रहे हैं, कई परिषदें हैं, कई प्रकार की शोध छात्रवृत्तियाँ भी दी जा रही है, उन सबको आपको देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर उस्ताद अलाउद्दीन खां मध्य प्रदेश के हैं, कृष्ण शंकर पंडित मध्य प्रदेश से संबंधित है, बाल कृष्ण आनंद राव मध्य प्रदेश के हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा, नाम खड़े होने चाहिए। ध्यान दीजिए, पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। पहला प्रश्न, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र में सिद्ध हस्ते हैं, आंसर मिलेगा संतूर वादक हैं। पुनः ध्यान दीजिए कि यह जो पंडित जी हमारे शिव कुमार शर्मा, ये जम्मू कश्मीर प्रांत से बिलोंग कर रहे हैं, ना कि मध्य प्रदेश से। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, पंडित शिव कुमार शर्मा जो कि प्रसिद्ध संतूर वादक हैं और जम्मू कश्मीर राज्य से हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के कल्चर से संबंधित एक अन्य प्रश्न आपके सामने है। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बम्बूलिया गीत गाया जाता है। तो बम्बूलिया गायन, जिसे लमटेरा गायन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लमटेरा गायन, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले किसी लोक नृत्य, लोक गायन आदि के बारे में क्षेत्र को देखना है, फिर उनकी विशेषताओं में गहराई से जाना है, क्षेत्र देखना है, कब गाया जाता है, किसके द्वारा गाया जाता है। बम्बूलिया गायन, जिसे लमटेरा गायन कहते हैं, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। इसके अंतर्गत पुरुषों तथा महिलाओं की टोलियां आमने सामने बैठकर समवेत स्वर में बम्बूलिया गायन करती हैं। कब करती हैं, बसंत पंचमी के अवसर पर करती हैं, शिवरात्रि के अवसर पर करती हैं, मकर संक्रांति पर करते हैं, यानी कि शुभ अवसरों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बम्बूलिया गायन किया जाता है, लमटेरा गायन किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी, उपरोक्त सभी। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये भी कल्चर से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के कल्चर से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी वेटेज दे रहे हैं। लाला हरदौल की कहानियाँ मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध हैं। हरदौल की मनोती आपने सुनी होगी, इनकी कहानियाँ बहुत प्रचलन है। किस क्षेत्र में, वही बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड में भी टीकमगढ़ जो कि अब निवाड़ी है, और निवाड़ी की ओरछा, तो ओरछा में संबंधित है, या ओरछा क्षेत्र में प्रचलित है, या टीकमगढ़ क्षेत्र में प्रचलित है, या बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है लाला हरदौल की कहानियाँ, लाला हरदौल की मनोतियाँ। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य रूप है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां कर्मा नृत्य करती हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा आंसर कर्मा नृत्य, और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में ही पाई जाती है। लगे हाथ कुछ अन्य जनजाति और उनके लोकप्रिय नृत्य देख लेते हैं। गोंड जनजाति में कर्मा और सेला, कुछ देर पहले बताया मैंने आपको।
इसी तरह से भगोरिया जो लोक नृत्य है वो भील जनजाति से जुड़ा हुआ है। परधौनी नृत्य बैगांव से है। लहंगी नृत्य मिलेगा सहरिया जनजाति में और भड़म तथा सैतम मिलेगा भारिया जनजाति में। ध्यान दीजिएगा, पातालकोट के भारिया फेमस है और भारिया जनजाति लोक नृत्य में कौन कौन से हैं? भड़म तथा सैतम। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल या घड़ी मंदिर बनाया जा रहा है? आप सभी जानते हैं कि इंदौर जिले में, इंदौर शहर के निकट स्थित है पाताल पानी। यह एक पर्यटन स्थल है जो कि ग्राम भगोरा के निकट स्थित है। इसी पाताल पानी झरने के सामने पहाड़ी पर विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल या घड़ी मंदिर बनाया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। कल्चर से रिलेटेड, मध्य प्रदेश के कल्चर से रिलेटेड एक अन्य प्रश्न है, गोल की मठ किसका दूसरा नाम है? अब 4 मंदिर है, ऑब्वियसली है कि 4 मंदिरों में किसी एक मंदिर का नाम ही गोल की मठ है। अगर आपने कल्चर को डीपली पढ़ा है तो आप सभी जानते हैं कि 64 योगिनी मंदिर जो कि जबलपुर में स्थित है, कलचुरी शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। 1000 साल पहले, लगभग 1000 ईस्वी सन में बनाए गए। जब इसी टाइम दौरान या इसी समय के दौरान जब चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया जा रहा था, उसी दौरान जबलपुर क्षेत्र में कलचुरी वंश के शासकों द्वारा 64 योगिनी मंदिर भी बनवाया जा रहा था, जिसे आज वर्तमान में हम क्या कह रहे हैं? गोल की मठ। इसमें क्या है? दुर्गा की प्रतिमा है, 64 प्रतिमा है और इन 64 प्रतिमाओं के बीच में भगवान शिव को एस्टेब्लिश किया गया है, स्थापित किया गया है।